अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। आम इंतखाबात को हुए 8 रोज़ गुजर गए हैं और आज भी ये वाज़े नहीं है कि अगली जो हुकूमत है वो कौन बनाएगा। दो के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MQM और जो बाकी जमातें हैं वो ये तो कह रही हैं कि वो PMLN को वोट देंगी जब वो प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होगा। और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, आज़ाद उम्मीदवार उनके इलेक्शन उन्होंने लड़ा था और वो सबसे ज़्यादा उन्होंने सीटें ली थी, वो भी ये दावा कर रहे हैं कि वो भी हुकूमत बनाएंगे वफाक के अंदर। लेकिन अब ये इंडिकेशन आ रही है कि शायद वो अपोजिशन में बैठने को तरजीह देंगे। लेकिन सबसे अहम सवाल आम तौर पर जब भी किसी भी मुल्क में इंतखाबात होते हैं तो एक पॉलिटिकल प्रोसेस है और होता यही है कि उसमें स्टेबिलिटी आनी चाहिए। और पाकिस्तान के केस में इट इज़ ऑल द मोर रेलेवेंट। और शहबाज यही तवक्को की जा रही थी कि पिछले तकरीबन 2 साल आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में एक जो सियासी बेयकीनी रही, उसका जो फिर नेगेटिव इम्पैक्ट आया, तो कहीं ना कहीं एक रे ऑफ होप थी कि जो 8 फरवरी के आम इंतखाबात होंगे और उसके नतीजे में जो एक डिसाइसिव मैंडेट आएगा और उस डिसाइसिव मैंडेट की वजह से कम एक ऐसी गवर्नमेंट आएगी जो 5 साल की गवर्नमेंट होगी। एटलीस्ट दे कैन टेक ऑन मल्टीपल चैलेंजेस जो पाकिस्तान को फेस करना पड़ रहे हैं। लेकिन 8 दिन गुजरने के बाद हम ये कह सकते हैं कि शायद 8 फरवरी से पहले अगर हम एक छोटे बहरान में थे, अपेरेंटली अब तक की जो डेवलपमेंट्स हैं उसको देखते तो यही लग रहा है कि हम एक बड़े मैस में चले गए हैं इन 8 अक्टूबर के इंतखाबात और जो नताइज अभी तक आए हैं सामने। कामरान, 3-4 दिन पहले थोड़ी सी क्लैरिटी आ गई थी इलेक्शंस के फौरन बाद। तो आपको पता, जब जुमेरात को इलेक्शंस हुए तो अगले दिन जब स्टॉक मार्केट खुली तो स्टॉक मार्केट में बहुत बुरी तरह बहरान आया। फिर मंडे को भी यही सूरत हाल रही, फिर स्टॉक मार्केट में डिप आया। फिर एक उसी रात एक अनाउंसमेंट आ जाती है PMLN की तरफ से भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी अनाउंसमेंट आ जाती है। तो लगता था कि क्लैरिटी एक आ गई है पोलिटिकल सीन के ऊपर। ऑल्दो किसी भी सियासी जमात के पास वो मेजॉरिटी नहीं थी जिससे वो अकेले हुकूमत बना सके, जिसको साबिक वज़ीर नवाज शरीफ कहते थे कि जी मुझे सिंगल आप कंफर्टेबल मेजॉरिटी मिलेगी तो मैं जो है वो हुकूमत बनाऊंगा। उसके बावजूद चूंकि हुकूमत तो बनानी है, तो जो एक इत्तेहाद अब बनने जा रहा है अपेरेंटली, जिसमें वो इत्तेहाद होगा भी और नहीं भी होगा, लगा इस तरह के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विकेट के दोनों तरफ खेलना वो चाहती है। बट वो से फिर भी एक आपको लग रहा था कि एक अब चीजें होराइजन के ऊपर क्लियर हो रही हैं, तो गवर्नमेंट फॉर्म होने जा रही है। सडनली पिछले 2-3 दिन की जो डेवलपमेंट्स हैं, जिसमें आपने देखा कि ये जो PTI और JUIF का कोई सोच नहीं रहा था कि ये लोग भी कोई अलायंस करने की या एटलीस्ट बात करने की भी ये कोशिश करेंगे। उन्होंने बातचीत भी की, एक कंट्रोवर्सी ने भी एक जन्म लिया। उसके बाद फिर जो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस है GDA जो सिंध के अंदर, उनका जो आज एहतजाज था वो काफ़ी बड़ा था, उससे अनसर्टेनिटी क्रिएट हुई। इसके साथ ही जो बाकी कुछ बातचीत बिहाइंड द सीन चल रही है, तो अब चीज़ें आप ठीक कह रहे हैं पहले से ज़्यादा मर्कियर हो रही हैं, बजाय इसके कि उस पर क्लैरिटी आती है पॉलिटिकल होराइजन के ऊपर। और ये जो रिफ्लेक्शन है ये ऐसे नहीं आ रही। आपने देखा कि जब इंतखाबात हुए उसको जो इंटरनेशनल मीडिया ने, जो हम अभी डिस्कस भी करेंगे, उन्होंने इसको कैसे रिस्पॉन्ड किया और आज तक वो इंटरनेशनल प्रेस जो है वो स्टोरी वो रिपोर्ट कर रहा है जो भी डेवलपमेंट पाकिस्तान के इलेक्शन से रिलेटेड है। देखें, वो तो बात ठीक है कि जो अगर PMLN और पीपल्स पार्टी और MQM मिलकर अगर गवर्नमेंट बनाते हैं तो कोई इशू नहीं है। और इवन जिस तरह पीपल्स पार्टी ने कहा है कि वो प्राइम मिनिस्टर का जो इलेक्शन होगा PMLN के उम्मीदवार को वो डेफिनेटली वो वोट देंगे। लेकिन वो काबीना में अभी तक दो के एक जॉइंट कमेटी भी उनकी बनी है, अभी पावर शेयरिंग फार्मूला तय नहीं है। बट एज ऑफ नाउ पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि ये PDM-2 नहीं होगा, यानी कि वो गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं होंगे। अब इसमें अगर ऐसे ही गवर्नमेंट बनती है और PMLN सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर तो बड़ी है, लेकिन ज़ाहिर है कि सीटें तो उनके पास इतनी नहीं है, तो ये पाकिस्तान की तारीख की पहली एक ऐसी गवर्नमेंट होगी जो माइनॉरिटी में होगी। अगर आप खवातीन और माइनॉरिटीज की सीटें मिला भी लें तो शायद 100+ इनकी सीटें हो जाएंगी। 169 आपको सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है। और यही वजह है कि जो पहले इवन इंटरनेशनल मीडिया भी लिख रहा था कि रिकॉर्ड फॉर द 4th टाइम जो है वो नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक सरप्राइज दिया, इसी हफ्ते उन्होंने शहबाज शरीफ को नॉमिनेट कर दिया। तो अभी जो सूरत हाल लग रही है ये ऐसी सूरत हाल है कि शायद कोई भी जो गवर्नमेंट मेरे ख्याल में जो जमात है वो लेना नहीं चाहती। और मुझे अगर आपको याद होगा जब ये बहरान सारा चल रहा था आज से कुछ साल पहले, चौधरी शुजात साहब बड़े जीरक किस्म के सियासतदान हैं, कभी बड़े मानी खेज जुमले कहते हैं, तो वो ये कह रहे थे कि अगर पाकिस्तान के हालात को हमने ना संभाला
एक वक्त आएगा कि कोई जो प्राइम मिनिस्टरशिप है वो लेना नहीं चाहेगा और शायद 3-3 माह के लिए जो है ना वो जो ये हुकूमतें हों। तो अपेरेंटली अभी हम उसी तरफ शायद बढ़ रहे हैं, इतनी एक अनसर्टेनिटी है। नहीं, बिल्कुल ठीक है कि पीटीआई ने एक मूव तो लॉन्च की थी कि वो प्राइम मिनिस्टर का उनका कैंडिडेट भी नॉमिनेट हो चुके हैं मोहम्मद अयूब खान साहब। उसके बावजूद अब जो आज उनकी अनाउंसमेंट आई है कि हम वफाक में और पंजाब में अपोजिशन में बैठेंगे वो भी गवर्नमेंट लेने को तैयार नहीं है। और शहबाज शरीफ साहब भी जिस तरह से कोलिशन बना रहे हैं, पर जो पीपल्स पार्टी की बात है उसके अंदर एक चीज जो एक डेवलपमेंट है, आज एक सैयद खुर्शीद शाह साहब की भी एक स्टेटमेंट चल रही थी डॉन को, उन्होंने जो इंटरव्यू देते हुए कहा, आपने कहा वो कैबिनेट में नहीं बैठेंगे। एट द सेम टाइम उन्होंने कहा जी कि हम इसहाक डार को एज अ वजीर खजाना बनाने को भी सपोर्ट नहीं करेंगे और हम उसके ऊपर कहते हैं डिस्कशन होगी इस चीज के ऊपर। इट मीन्स के वो ना तो सिर्फ ये कि वो आईनी ओहदे चाह रहे हैं जिसमें चेयरमैन सेनेट, स्पीकर नेशनल असेंबली और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, उसके साथ ही कैबिनेट में भी से चाह रहे हैं और कैबिनेट के जो फैसले फिर डेफिनेटली उनको भी वो इन्फ्लुएंस करना चाहेंगे उनकी नॉमिनेशन के साथ साथ। पर कमिंग टू द इशू, बाकी हालांकि हमें इकोनॉमी से जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले कभी उसके ऊपर बात करनी चाहिए थी। जब तक पॉलिटिकल फ्रंट क्लियर नहीं है तो इकोनॉमिक फ्रंट क्लियर नहीं हो सकता। जो परसेप्शन है वो बड़ी मैटर करती है ना, और इन इंतखाबात की वजह से जो सबसे बड़ी जो आपके इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, आपके दोस्त हैं, आपके जो मुखालिफ कुव्वतें हैं, वो तो यही देख रही थी ना कि इन इलेक्शंस के बाद आउटकम क्या आती है। और जो इंटरनेशनल प्रेस इसके ऊपर लिख रहा है तो यकीनी तौर पर जो आप कह सकते हैं कि उनका एक कंसेंसस वर्डिक्ट है कि पाकिस्तान शायद एक बड़े बहरान की तरफ बढ़ रहा है, स्टेबिलिटी आने के बजाय फर्दर इंस्टेबिलिटी आ रही है। दैट इज नॉट गुड फॉर द कंट्री, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया आपको पता ना कि कहते हैं कि जो परसेप्शन इज स्ट्रॉन्गर देन रियलिटी। तो परसेप्शन ये इमर्ज हो रही है कि शायद पाकिस्तान एक और फेज आ रहा है जिसमें फर्दर सियासी जो है देखिए, अगर 13-14 बड़ी जो इंटरनेशनल पब्लिकेशंस हैं और वो अमेरिका से हैं, बरतानिया से हैं, फ्रांस से हैं, उनकी अगर आप हेडलाइंस कामरान देखें तो आपको पता चल जाता है कि दुनिया आपको कैसे देख रही है। और उन हेडलाइन से जो इंप्रेशन आ रहा है वो ये आ रहा है कि कल जो भी हुकूमत बनाएगा, जो भी आपका वजीर खारजा होगा, उसके ऊपर एक क्रेडिबिलिटी का एक सवाल होगा। जो भी वजीर खजाना होगा, जब वो बात करने जाएगा IMF से, वर्ल्ड बैंक से, उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर, उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर सवाल होगा। जो भी एक प्राइम मिनिस्टर होगा जब मुल्क से बाहर जाएगा तो किस पॉलिटिकल वेटेज के साथ वहां पे जा रहा है। जो एक डेमोक्रेसी इंडेक्स, एक जो एनुअल रिपोर्ट आती है, उसकी जो फाइंडिंग्स आ जाएंगे उसमें पाकिस्तान को डाउनग्रेड कर दिया गया है। पहले पाकिस्तान का जो उसका टाइटल पोलिटिकली जो रिजीम था हमारा, उसको हाइब्रिड रिजीम कहा जाता था, अब उसको डाउनग्रेड करके अथॉरिटेरियन रिजीम कहा गया, विच इज मेजर सेटबैक टू दी पॉलिटिकल परसेप्शन ऑफ पाकिस्तान के यहाँ पे निजाम में हुकूमत है क्या, आपकी पार्लियामेंट भी है, सब कुछ भी है। बहरहाल कमिंग टू द पॉइंट, ये जो इंटरनेशनल प्रेस है कामरान, अगर हम सिर्फ चंद जो बड़े अखबारात हैं उनकी हेडलाइंस पे गौर कर लें तो पता चल जाता है कि दुनिया आपके बारे में क्या सोच रही है। जो गार्डियन की हेडलाइन है कि पाकिस्तान वोटर्स रिजेक्शन ऑफ मिलिट्री रूल और विक्ट्री ऑफ फॉर डेमोक्रेसी, मतलब वो तो स्ट्रेट मिलिट्री रूल की बात करें, उसके रिजेक्शन की बात करें। जो पीटीआई की विक्ट्री है, दे डब इट एज अ विक्ट्री ऑफ द डेमोक्रेसी। ब्लूमबर्ग, इमरान खान कैंडिडेट्स डिफाई ऑड्स टू थ्राइव इन पाकिस्तान इलेक्शन, जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जो दो मुझे इंटरेस्टिंग ज्यादा लगी, जिसमें ये जो द न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन है, शॉकिंग अपोजिशन विक्ट्री थ्रोज पाकिस्तान इनटू क्योस। ये जो पिछले 8-10 मिनट से बात कर रहे हैं हम यही कर रहे हैं, उसके जो मतलब उसका एक जो सेंटेंस है, द सक्सेस ऑफ मिस्टर खान्स पार्टी अपएंडेड द डेकेड्स ओल्ड पॉलिटिकल प्लेबुक गवर्निंग पाकिस्तान. Throughout these years, the military has wielded ultimate authority, guiding its politics behind a veil of secrecy, and civilian leaders have typically risen to power only with its support or been driven from office by its heavy hand. और इसमें obviously इसके ऊपर डिबेट किया जा सकता है, जो हमारा जो ISPR है या जो हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, ऑब्वियसली वो तो इसको डिनाई करेगी, बट दिस इज अबाउट ऑफ कोर्स पब्लिक परसेप्शन. फिर इसी तरह से दी इंडिपेंडेंट जो न्यूज़पेपर है, अगेन वो कह रहा है कि पाकिस्तान इलेक्शन क्रेडिबिलिटी ऑलरेडी मार्ड बाय इंटरनेट ब्लैकआउट एंड स्लो काउंट एमिड एंशियस वेट फॉर रिजल्ट्स. स्काई न्यूज़ कह रहा है पाकिस्तान इज इन पॉलिटिकल लिम्बो आफ्टर इलेक्शन अपसेट, सो व्हाट नेक्स्ट. टाइम मैगजीन, अगेन influential media outlet, Pakistan's military used every trick to sideline Imran Khan and failed. Now what? और France 24 की अगेन इंटरेस्टिंग हेडलाइन है, द जनरल्स elections in Pakistan that turned, explain कर देना उसमें किस context में वो कह रहे हैं. in Pakistan that turned against the military. I think हमारे जो audience है, they are sensible enough that what they are talking about. तो बुनियादी मकसद ये है कि जरूरी नहीं है कि आप हर चीज इनसे आप अग्री करें, बट द पॉइंट इज इंडिया टुडे का देखें ना जरा, आपके जो नेबर हैं उनका क्या परसेप्शन है. इंडिया टुडे कह रहा है कि जेल इमरान खान स्टील्स द शो, टाइम फॉर आर्मी टू इंट्रोस्पेक्ट.
मतलब एक हेडलाइन में उन्होंने सारी बात कर दी है। सीएनबीसी पाकिस्तान के सीएनबीसी जो इंटरनेशनल उसका भी ये व्यू है कि पाकिस्तान एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ डिक्लेयर्स विक्ट्री इन फ्रॉड इलेक्शन। मतलब वो जो नवाज शरीफ साहब की जो स्पीच थी, उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, वो लग नहीं रहा था कि ये किसी भी तरीके से एक बॉडी लैंग्वेज एक जो है आपके नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। इनफैक्ट तासुर यही था कि बिकॉज ऑफ जो ग्रोइंग पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी डेवलप हो रही थी, क्योंकि किसी के पास भी क्लियर मेजॉरिटी नहीं थी, तो एक खबरें तो ये भी हैं कि उनसे कहा गया कि आप वो स्पीच करें और क्लेम करें विक्ट्री, ताकि एटलीस्ट एक जो मैसेज है डोमेस्टिक ऑडियंस को भी और इंटरनेशनल ऑडियंस को भी जाए कि यस एवरीथिंग इज इन प्लेस। ठीक है, स्प्लिट वर्डिक्ट आया है, लेकिन यहाँ पर कोalition गवर्नमेंट जो है वो बनने जा रही है। अब इसके अंदर एक और इकोनॉमिस्ट की एक हेडलाइन पढ़ लें जरा, वो इकोनॉमिस्ट में मेरा भी इंटरेस्ट है। द इकोनॉमिस्ट की जो हेडलाइन है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है, पाकिस्तान इज आउट ऑफ फ्रेंड्स एंड आउट ऑफ मनी। और आजकल तो जो द इकोनॉमिस्ट है, आपको पता है कि apparently I think they are taking more pro PTI line। एक आर्टिकल इमरान खान साहब का छपा था जिस पर हमारे जो केयर टेकर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने क्वेश्चन रेज किया था कि कैसे एक जेल में बंदा बैठकर आर्टिकल लिख सकता है, ये एक फेक आर्टिकल है। तो फिर उन्होंने उनको तंग करने के लिए वो हर रोज बार बार वो जो आर्टिकल है वो ट्विटर के ऊपर उसको पोस्ट करते थे ताकि पाकिस्तान को चैलेंज करने के लिए। अब इसके अंदर आई थिंक एक जो बुनियादी फैक्टर, आई एम श्योर के जो ओवरऑल जो हेडलाइंस हैं जो रोल प्ले किया है, आई थिंक इसमें जो पीटीआई का सोशल मीडिया वेरी एक्टिव, जो उनका ओवरसीज जो सपोर्ट बेस है दे आर वेरी एक्टिव, और वो कहीं ना कहीं उसने रोल प्ले किया है जो इंटरनेशनल मीडिया का भी जो ओपिनियन है उसको मोल्ड करने में। क्लियरली दे आर फेवरिंग इमरान खान उस अगर आप देखें। लेकिन जो ब्रॉडर इसमें इशू है ना, कुछ जो डिप्लोमेट्स के साथ भी बात हुई, उनके लिए ये चीज शॉकिंग थी कि दे अंडरस्टैंड कि यस डिस्पाइट ऑल द केसेस अगेंस्ट इमरान खान, क्रैकडाउन व्हाटएवर, पॉपुलर तो वो हैं, लेकिन यहां पर डिप्लोमेटिक जो कम्युनिटी उनका ख्याल था कि सम और दी अदर जो पावर्स दैट बी विल मैनेज अ रिजल्ट इन अ मैनर के पीटीआई को या उनके उम्मीदवारों को इस तरह से इतनी सीटें नहीं मिलेंगी। तो ये उनके लिए शौक था कि आया कि ये डिलिबरेटली हुआ है या लोग इतने निकले हैं कि डिफाई कर दिया है, या जो पावर्स दैट बी का जो भी प्लान था वो एक्चुअली उसमें बुरी तरह वो नाकाम हुए हैं। अब इसमें एक जो इंपॉर्टेंट फैक्टर देखें, ये पाकिस्तान के अंदर इट्स 24-25 करोड़ का मुल्क है, इट्स अ न्यूक्लियर कंट्री लिविंग इन अ वेरी डिफिकल्ट नेबरहुड। तो पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो कंसर्न है ना सिर्फ पाकिस्तान के दोस्तों के लिए बल्कि जो पाकिस्तान के राइवल्स हैं। और ये भी रॉयटर्स ने बड़ा अच्छा एक इंटरेस्टिंग पीस देखा कि पाकिस्तान के दुश्मन और पाकिस्तान के दोस्त दोनों परेशान है जो इस वक्त जो आउटकम है। लेकिन किसी भी तरीके से खत्ते में जो अनसर्टेनिटी है वो इंडिया को भी सपोर्ट नहीं करती। इंडिया की जो अब जो डिजाइन है वो रीजनल नहीं है, दीज डिजाइन आर मोर ऑफ इंटरनेशनल कॉन्सिक्वेंस, तो उनका पोस्चर उस तरीके से अब हो गया है। पाकिस्तान के जो इस वक्त के हालात है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चैलेंजेस, वी आर एट द वर्ज ऑफ साइनिंग अनदर IMF प्रोग्राम प्रोवाइडेड देयर इज अ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो अगर इन सारी चीजों को देखें और जो टू कंक्लूड दिस डिस्कशन, जो US इंस्टीट्यूट ऑफ पीस की जो हेडलाइन है कि मोर कंफ्यूजन एंड अनसर्टेनिटी, मतलब यहाँ पे सारी बात खत्म हो जाती है। और इसका जो नतीजा है वो मुल्क के लिए ठीक नहीं है। जो इंटरनेशनल मीडिया का जो परसेप्शन बना, जो एक आप बात भी कर रहे हैं कि उनका परसेप्शन बना है सोशल मीडिया से, जिस तरीके से जो कहा जाता है, जो एक क्लेम है, जो आज रऊफ हसन साहब जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी पीटीआई के, जो वो दावा कर रहे हैं कि हमें 85 सीटों से हराया गया है। उनकी 92 है इंडिपेंडेंट जो बैक्ड बाय पीटीआई, वो कह रहे हैं नहीं हमारी 92 नहीं है, हमारी 177 है। तो अब ये जिस तरीके से अनसर्टेनिटी अनफोल्ड फर्दर होगी, आई होप यहाँ करेक्टिव मेजर्स लिए जाए, तमाम सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पे बिठाया जाए, और एक प्लेटफॉर्म के ऊपर नाज़र अगर ये नहीं बिठाते इनको तो फिर काफी मुश्किल हो जाएगी सूरत हाल। और कामरान फिर आपको पता है फिर क्या हालात होंगे। उसमें आगे चल के ब्रेक पे जाने से पहले दो के जैसे मैंने कहा कि जो पाकिस्तान के दोस्त और जो दुश्मन दोनों ही परेशान है पाकिस्तान में जो आउटकम है। लेकिन जो रॉयटर्स की रिपोर्ट है वो कोट कर रहे हैं एक जोशा वाइट, एक फॉर्मर व्हाइट हाउस के एडवाइजर है, नाउ एट जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटीज स्कूल ऑफ एडवांस इंटरनेशनल स्टडीज। तो उन्होंने एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन दी है कि शायद ये जो आउटकम है रिजल्ट्स की, उससे अगर कोई कंपैरेटिवली कंफर्टेबल है तो वो पाकिस्तान के खलीजी ममालिक हैं, क्योंकि इनके बकौल इमरान खान डिड नॉट हैव अ ग्रेट रिलेशनशिप विद मैनी ऑफ पाकिस्तान्स traditional Gulf countries. I think the Saudis and the Emiratis are likely to be relatively comforted by that he is locked away and that his party probably will not
फ्रॉम गवर्नमेंट इन पाकिस्तान। ये ऑल्सो रिफ्लेक्ट करता है कि जो हम पहले भी जिक्र करते रहे कि जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे तो कैसे कुछ जो हमारे अरब ममालिक थे उनके साथ ताल्लुकात में एक तलखी भी आए। बट नेवरदलेस यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि वाई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो पाकिस्तान में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, चंद ही रोज हैं अब उनके हुकूमत में, लेकिन जाते जाते भी वो ऐसे फैसले कर रहे हैं जो अवाम के लिए यकीनी तौर पर अच्छे नहीं है। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। एक तरफ नई गवर्नमेंट कब बनेगी, अगला प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, वो जो बातचीत है ऑब्वियसली जो मीडिया के ऊपर डोमिनेट कर रही है, लेकिन जो केयर टेकर गवर्नमेंट है दूसरी तरफ ऐसे फैसले ले रही है जिसका यकीनी तौर पर आप पर, हम सब पर असर पड़ रहा है। हमने देखा है कि एक तो कल जो रिव्यू किया जाता है तेल की कीमतों में, फर्दर सेकेंड टाइम इस महीने तेल की कीमतों में रद्दोबदल किया गया और उसमें इजाफा किया गया। और उससे पहले इंपॉर्टेंटली गवर्नमेंट ने फर्दर जो गैस की कीमतें हैं उसमें इजाफा किया है। अब शहबाज, सबसे पहले चलें जो तेल की और पेट्रोल की कीमतें हैं, क्योंकि हर 15 दिन के बाद तो करना पड़ती हैं, लेकिन ये जो गैस की कीमतों में इंक्रीज है, वॉज इट नेसेसरी गिवन द फैक्ट कि अब ये गवर्नमेंट तो ज़ाहिर अगली गवर्नमेंट आनी है, इंतखाबात हो गए हैं, क्या ये अगली गवर्नमेंट पर नहीं छोड़ सकते थे? क्या इनकी मजबूरी थी कि इन्होंने हर सूरत में गैस की कीमतों में इजाफा करके जाना था? नहीं, इट वाज नॉट ओनली नेसेसरी, इट वाज एसेंशियल। इसकी जो मजबूरी इनकी ये थी कि जो पाकिस्तान IMF की जो एक एग्रीमेंट है उसके तहत 15 फरवरी की डेडलाइन थी पाकिस्तान के लिए कि उसने गैस की कीमतों में मजीद इजाफा करना है। कितना इजाफा करना है वो उतना ही करना पड़ेगा जो, और उन्होंने किया भी। जितना जो ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो डिटरमिन करेगी। उसकी डिटर्मिनेशन 2 फरवरी को आ गई, तो उसके ऊपर बैक एंड फोर्थ मीटिंग्स हुई इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की, और कल बाकायदा तौर पर वफाकी काबीना ने उसकी मंजूरी दी। और अभी उस मीटिंग के मिनट्स भी नहीं लिखे गए थे। नॉर्मली काबीना की जो मीटिंग होती है उसके मिनट्स आते हैं, रिकॉर्ड आता है उसका 2-4 दिन के बाद आता है। इधर से मीटिंग खत्म हुई है, उधर से एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन तैयार हुआ है। पेट्रोलियम डिवीजन वो जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है वो ऑगरा को भेजना, ऑगरा उसको नोटिफाई भी कर देता है। बहरहाल नाज़रीन, गैस की कीमतों में एक साल में तीसरी दफा ये इजाफा हुआ है। पहला इजाफा हुआ था PDM की गवर्नमेंट ने किया था जनवरी लास्ट ईयर। दूसरा इजाफा जो था वो किया इसी केयर टेकर गवर्नमेंट ने नवंबर में किया, और उसमें जो इजाफा था वो तकरीबन 1108% था। और जो हाईएस्ट इंक्रीज है 1108% का, जो पाकिस्तान का गरीब तरीन तबका था उसके लिए किया गया था। उस इजाफे के ऊपर अब मजीद इजाफा आ गया है, और ये इजाफा और एन एवरेज तकरीबन जो 67% ये है जो हमारे रिहायशी सारिफीन है उनके लिए है। फिर जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनके लिए 45% इजाफा है। उसके साथ ही जो मुख्तलिफ जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं उनके लिए ये जो इजाफा है तकरीबन उसकी भी अच्छी खासी कोई रेंज बन रही है, रफली कोई 30%, 33%, किसी का 10%। अगर इसके सिर्फ आप रेट्स पे गौर कर लें, वो आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर भी नजर आ रहे होंगे कि जो पाकिस्तान का जो गरीब तरीन तबका है उसके लिए अब जो गैस की कीमतों में इजाफा किया गया है वो 65% है। उसके बाद उससे ऊपर वाली कैटेगरी है उनका कंजम्पशन और इनकी इनकम लेवल्स, इन लोगों की में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, उनके लिए इजाफा 67% है। फिर उससे ऊपर वाली कैटेगरी के लिए 50% है। इन क्लास को, ये वाली जो क्लास है इनको प्रोटेक्टेड कंज्यूमर कहा जाता है। ये एक्सेप्टेड हैं ये लोग, और इसमें ज्यादातर BISP के सारिफीन भी हैं जिनके लिए आप उनकी जो लाइफस्टाइल है वो कोई ऐसा नहीं है कि वो महंगाई अफोर्ड कर सके। बट स्टिल अभी भी इस इजाफे के बावजूद इन सारिफीन को तकरीबन 108 अरब रुपए की सब्सिडी मिलेगी। ये जो सब्सिडी है नाजरीन, ये सब्सिडी हुकूमत नहीं देती। ये सब्सिडी जो है वो जो सारिफ एक दूसरी क्लास का है, जो थोड़ी सी उसकी बेहतर कंजम्पशन है, उसकी बेहतर इनकम लेवल है या इंडस्ट्रियल कंज्यूमर है, वो उसकी जगह पे सब्सिडी दे रहा होता है। जो नॉन प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स हैं उनके लिए जो इजाफा है कोई 250 रुपए से लेकर 300 रुपए तक है। और अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है कामरान डिस्कस करने वाली वो ये है कि एक साइड पे तो हम कहते हैं कि सब्सिडी हम नहीं दे सकते, भाई मत दीजिए सब्सिडी, अगर आप नहीं दे सकते तो बढ़ा लें। तो अगर सब्सिडी देनी है तो फिर हुकूमत खुद दे, फिर लोगों से क्यों। अब इसमें जो नॉन प्रोटेक्टेड की जो ऊपर वाली 3 स्लैब्स हैं इसके अंदर जो रेट है खासतौर पर 2 स्लैब्स का, वो जो इंपोर्टेड गैस है उससे भी ज्यादा है। इस वक्त जो LNG पाकिस्तान इंपोर्ट करता है उसकी प्राइस है 3750।
और वो बंदा जिसकी कंजम्पशन को रफली 4HM3 है, उसकी जो कीमत अब नहीं है वो 3800 रुपया है पर MMBTU। और जो उससे ऊपर हाईएस्ट आपकी जो, ये मैं रेजिडेंशियल की बात कर रहा हूं, उसकी जो कीमत है वो 4300 रुपए, जो कि आपकी जो LNG की प्राइस है उससे तकरीबन देख लो कुछ 550-600 रुपया ज्यादा है। ना सिर्फ ये, ऑगरा ने एक एवरेज प्रिस्क्राइब प्राइस रखी है जिसमें तमाम उसकी जो जरूरियात हैं वो पूरी होती है। जो स्वी नॉर्दर्न गैस का रेवेन्यू है उसका मुनाफा, स्वी सदर्न गैस का रेवेन्यू है उसका मुनाफा, और बाकी जो भी लॉसेस डालने सारा डाल के जो एवरेज प्राइस आपको पता क्या है जो किसी भी कंज्यूमर को पे करनी चाहिए जीरो सब्सिडी के ऊपर, वो है 1597 रुपए। उसमें तमाम इनएफिशिएंसीज भी शामिल है। इसके बावजूद 1597, तो अगर डोमेस्टिक कंज्यूमर से आप ले रहे हो 4300 रुपया, 3800 रुपया, और बात यहां पे नहीं रुकती, जो बल्क कंज्यूमर है, बल्क के नीचे क्या छुपा हुआ है, हाउसिंग सोसाइटीज, मुख्तलिफ डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी है, बहरिया और बाकी जो है जो वो इकट्ठी गैस खरीदती है बल्क में और आगे अपने कंज्यूमर को बेचती है, उनका जो रेट है वो 2900 रुपया है, ऑलमोस्ट डबल जो एक एवरेज प्राइस है। वो क्यों डबल है? क्योंकि वो जो जिनको सब्सिडी चाहिए उनको ये सब्सिडी दे रहे हैं। ये बहरहाल लेकिन इसके अंदर जो देखें ऑलरेडी ये तो अभी इजाफा इन्होंने किया ना 67%, और नाफिजुल अमल होगा 1 फरवरी से, और जब बिल आएंगे तो लोगों को पता चलेगा। इवन इस इजाफे से पहले जो इस दफा जो गैस के बिल आए हैं, और वैसे तो गैस इवन के लोड शेडिंग भी होती है, इतनी आती भी नहीं है, तो मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं कि उनकी तनख्वाह से ज्यादा गैस के बिल आए हैं। ये इस इजाफे से पहले की बात है। तो इसका मतलब है कि जब इस इजाफा जब शामिल आप करेंगे तो इस माह के जब बिल आएंगे तो यकीनी तौर पर अवाम के लिए कोई अच्छी खबर नहीं होगी। मतलब ये दो चीजें, मसलन बिजली और गैस, ये मतलब एक मेरे ख्याल में अब लोगों की सकत से ये जो मामला है ये बिल्कुल बाहर हो गया है। लेकिन जो असल जो आप बात कह रहे थे कि अब ये चॉइस नहीं थी क्योंकि आपने कमिटमेंट की है विद द IMF के आपने ये काम करने हैं, तो फिर वे आउट क्या है? मतलब ये इस तरह के मतलब ऑब्वियसली अनपॉपुलर डिसीजन है। अगर आप नहीं मानेंगे तो जो उसकी कॉस्ट है, फिर आप IMF का प्रोग्राम आपका क्या कहते हैं खटाई में पड़ जाएगा, वो पड़ेगा, तो आपके दिवालिया होने के खतरात फिर बढ़ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं से तो आपने एक मैनेज करना है चीजों को, तो करे क्या फिर बंदा जो है ना। देखिए, अगर आप इन कंपनी की बैलेंस शीट्स को देखें, ये बेसिकली जो इजाफा किया गया है जिसका सार्फिन पे नेट इसका इजाफी जो बोझ है वो तकरीबन है 242 अरब रुपया। इजाफी की मैं बात कर रहा हूं। टोटल रेवेन्यू जो इनकी रिक्वायरमेंट है वो 902 अरब रुपया इस साल जो गैस के सार्फिन देंगे। अगर एक घर में एक हीटर है, एक गीजर है और चूल्हा चलता है 3 टाइम पे, या चाय बनती होगी 4 टाइम कर लीजिए आप, तो उसका जो इस दफा बिल आया लोगों का, और मैं बता रहा हूं एक छोटी फैमिली 2 से 3 अफराद की, जो मुझे खुद कल किसी ने बताया, उनका हमारा बिल 45,000 रुपया है गैस का। ठीक है, तो अगर कोई थोड़ी बहुत आपको बिजली की कीमतों में रिलीफ मिलती थी सर्दियों में, वो गैस आप खा गई, उससे ज्यादा उसके ऊपर ओवर एंड अबव ये इजाफा आ गया। अब इसके अंदर मुझे एक बात बताइए, ये कौन सा मुल्क है जो इंपोर्टेड गैस लेता है और इंपोर्टेड गैस लेके वो सस्ती बेचता है ना सिर्फ डोमेस्टिक सार्फिन को बल्कि इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स को भी? या तो अगर आपने सब्सिडी खत्म करनी है तो कर दे, फिर जिसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको दीजिए। इस पे हमें इतराज नहीं है कि आपने कीमतें क्यों बढ़ाई हैं, क्योंकि आपका ये कानून कहता है कि साल में 2 दफा कीमतें रिवाइज होनी है। IMF का डंडा होता है तो जल्दी हो जाता है, उनका डंडा नहीं होता तो जल्दी नहीं होता, 2-2, 3-3 साल भी कीमतें नहीं बढ़ती। लेकिन अब जब ये जो मुसलसल ज़ाहिर के 3 माह के अंदर 2 दफा इजाफा हुआ है, तो क्या अब ये जो जितने में हम ये गैस इंपोर्ट कर रहे हैं, क्या उतने में ही आप बेच रहे हैं या अभी भी सब्सिडीज जो है वो जा रही हैं मुख्तलिफ लोगों को? देखिए, जो तो आपके प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स हैं जिनकी कम कंजम्पशन है, उनको तो अभी भी सब्सिडी जा रही है। जो हाईएस्ट नॉन प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड कंज्यूमर की जो हाईएस्ट स्लैब है ना, अभी भी उसका रेट तकरीबन 1250 रुपए है। तो आप कह सकते हैं कि उनको कोई 400 रुपए 350 रुपए की अभी भी वो सब्सिडी जा रही है, लेकिन हुकूमत पे नहीं कर रही। अब जैसे जैसे आप उससे बढ़ते जाते हैं, अब जिसकी कंजम्पशन 2HM3 से ज्यादा है और उसकी प्राइस है 1900 रुपया, वो उससे 300 रुपये ज्यादा दे रहा है जो उसका बनना चाहिए, उससे भी 300 रुपया। अब नजर डाल लेते हैं जहां पे असल झगड़ा शुरू होता है और जो माजी में गलत होता रहा, आज उसमें थोड़ी सी करेक्शन हुई है। एक क्रेडिट मैं डेफिनेटली दूंगा फाइनेंस मिनिस्टर को, डॉक्टर शमशाद को। उन्होंने फर्टिलाइजर के ऊपर जो फैसले हैं कुछ वो फैसले ठीक कर लिए हैं। 50 अरब रुपए की कामरान फर्टिलाइजर प्लांट्स की सब्सिडी विड्रॉ हुई है। अब अगर उसका एक आम इंप्रेशन ये जाता है कि फर्टिलाइजर प्लांट जो है अगर उसकी सब्सिडी थी तो किसानों को जा रही होगी, सस्ती खाद वो बना के बेच रहे होंगे, ऐसा नहीं था। वो सब्सिडी भी ले रहे थे
और वो सस्ती खाद भी नहीं दे रहे थे। जो एक नोटिफाइड, किसका कसूर है? देखें, सब्सिडी देने का बुनियादी मकसद जो है वो यही था ना कि जो फार्मर को सस्ती खाद मिले, और बेचारे जो किसान हैं, आई नो कि हमारे प्रोग्रामों में भी आते रहते हैं, वो शोर करते रहते हैं कि उनको अवेलेबल नहीं है या बहुत वो चीज़ महंगी है। तो ये किसका कसूर है कि आप एक किसानों को आप सस्ती खाद देंगे, उसके नाम पर आप सब्सिडी अरबों रुपए इन बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को देते रहे, लेकिन उन्होंने पास ऑन नहीं किया। तो कुछ चेक एंड बैलेंस नहीं। दो लोगों का कसूर, 2 इदारों का कसूर है। पेट्रोलियम डिवीजन का कसूर है और कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो बैठ के तनख्वाहें तो ले रहे हैं, काम नहीं कर रहे। उनकी रिपोर्ट्स आती हैं, वो उनके डिसीजंस भी आते हैं, कोर्ट्स में चैलेंज होते हैं, जुडिशियल सिस्टम का भी इसके अंदर कसूर है। मेरे ख्याल ब्रेक पे जाना है, लेकिन नाज़रीन ब्रेक में जाने से पहले मैं नंबर्स को थ्रो करूंगा, उसके बाद वापसी पे आगे इन्हीं नंबर्स को दोबारा डिस्कस करेंगे। अभी बात हो रही थी कि सब्सिडी किसको जा रही है। अब पाकिस्तान में गैस हर साल उसकी जो हमारी अपनी पैदावार है उसमें 6 से 8% सालाना कमी हो रही है। तो उसको पूरा करने के लिए जो हमारे एग्जिस्टिंग नीड्स हैं, हम गैस इंपोर्ट करते हैं, जिसकी आज की कीमत है 3750 रुपया। अभी जो आपको रेट्स बताने लगा हूं, अब उसमें जो एक एंग्रो कंपनी है, उसकी जो फीड की गैस थी वो 200 रुपए फी MMBTU पे ले रही थी, 200 रुपए। उसमें यह करेक्शन की है, जो फाइनेंस मिनिस्टर का क्रेडिट जाता है, 200 रुपए का रेट बढ़ाकर उनका 1597 रुपए कर दिया गया, जो कि एक प्रिस्क्राइब प्राइस है। यहां पे सब्सिडी अब खत्म हो गई है। सिर्फ इस एक प्लांट को 39 अरब रुपए की सब्सिडी जा रही थी। एक फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम प्लांट है, उनको पहले उनका रेट था 580 रुपया, उसको भी बढ़ाकर जो है वो 1597 रुपए किया गया है। जो रेट है उसकी भी कोई 10 अरब या 9 अरब रुपए की सब्सिडी ये खत्म हुई है। इनका यहां पे सब्सिडी खत्म कर दी गई। इसके साथ ही जहां पे अभी, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि अगर ये तो आप देख रहे हैं डोमेस्टिक प्राइस के साथ, ब्लेंड प्राइस अब इंपोर्टेड भी आपके पास गैस हो तो फिर क्या होता है, उसके हवाले से मैं ख्याल बात आपको करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। और उसका जो इम्पैक्ट है, जो इंडस्ट्रियल सारिफिन और जो एक्सपोर्टर्स हैं उनकी जो इसके ऊपर जो उनकी शिकायतें हैं, क्या वो ठीक है या नहीं, उस ब्रेक के बाद बात करेंगे। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम जिक्र कर रहे हैं कि जो निगरान हुकूमत ने गैस की कीमतों में 3 माह के अंदर दूसरी मरतबा इजाफा किया और उसकी क्या वजूहात हैं। यकीनी तौर पर जो हमारा इंडस्ट्री है, ख़ास करके जो एक्सपोर्ट सेक्टर है, वो तो हमेशा से ये गिला करते हैं, जब भी बिजली का टैरिफ आप इंक्रीज़ करें, गैस का टैरिफ इंक्रीज़ करें, वो रोना शुरू कर देते हैं कि जी हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो कंपेटिटिव नहीं रहेंगी। तो इस इंक्रीज के बाद जो सब्सिडी भी खत्म की है फर्टिलाइजर वालों की, क्या रिएक्शन है उनका? डू दे एग्री विद दिस या एज यूजुअल वो वही कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है फैसला? उनका वो शोर मचा रहे हैं। अब इनके अगर रेट देख लें कामरान, इसमें जो अभी जो इंडस्ट्री प्रोसेसिंग के लिए गैस अपने के लिए इस्तेमाल, 2 तरह की इंडस्ट्री के अंदर गैस इस्तेमाल होती है। एक उनको जो अपने प्रोडक्ट के लिए चाहिए होती है, एक वो गैस है जिसको वो गैस हुकूमत से लेते हैं, उसके ऊपर अपनी बिजली बनाते हैं। वो जो बिजली बनाते हैं वो अपनी पैदावार के लिए भी यूज करते हैं और फिर सरप्लस है तो गवर्नमेंट को वापस भेज देते हैं। इसको बोलते हैं कैप्टिव पावर प्लांट्स। तो कैप्टिव गैस ये इट इज वन ऑफ द मोस्ट जो है ना, आप कह सकते हैं कि इनएफिशिएंट आपके जो है वो प्लांट्स, उसमें ये इसका शुमार होता है। ये गैस जाया होती है। इसका जो रेट था वो कुछ अर्सा पहले तो 1100 रुपया था, उसको जो नवंबर में इंक्रीज आया उसको इन्होंने 2200 रुपया कर दिया। अब उसको फर्दर बढ़ाकर जो कैप्टिव के विदाउट जिनकी सेल होती है उसके लिए इन्होंने कर दिया है 2750, उनके लिए भी जो 2200 रुपया था। जो एक्सपोर्ट्स वाले हैं 2200 से 2750, और जो नॉन एक्सपोर्ट है उनका 2500 से 2750 उनका रेट कर दिया गया। ये स्टिल जो हम और आप पे कर रहे हैं, जो रेजिडेंशियल, उससे कम है, उससे स्टिल कम है, उससे कम है। इसको IMF के साथ हमारी कमिटमेंट ये है कि इसको खत्म करना है, ये कैप्टिव वाली गैस को देना ही खत्म करना है। तो उनका हम उसका खत्म नहीं कर सकते, बड़े पावरफुल लोग हैं, तो उनका हम इसकी प्राइस इतनी ज्यादा कर देंगे, उनको बिजली लेना सस्ता पड़ेगा और जो इन्होंने गैस लेनी वो इनको महंगा पड़ेगा। अभी उस लेवल पे पहुंचे नहीं है। वो लेवल क्या है? कम से कम आप इसको 3800 रुपया करेंगे जो इंपोर्टेड RLNG की प्राइस है, तो फिर इनकी कुछ यहाँ पे कमी होगी। इनकी कंप्लेंट कैप्टिव की तो ठीक नहीं है, जनरल इंडस्ट्री की कंप्लेंट ठीक है। इसमें सिर्फ कामरान आप एक चीज को अगर देख लीजिए, मैंने हिस्टोरिकल एक डाटा देखा कि जो पिछले कुछ 5.5-6 साल है ना, गैस की कीमतें कितनी बढ़ी हैं। फॉर एग्जाम्पल जो कमर्शियल कनेक्शन हैं और जो शॉप्स हैं उनके लिए जो गैस की कीमतों में अगर आप देखें, अक्टूबर 2018 की मैं बात कर रहा हूँ, अक्टूबर 2018 से लेकर अब तक सिर्फ गैस की कीमतों में 307% इजाफा। फिर जो जनरल इंडस्ट्री है जिसकी आप और मैं अभी बात कर रहे थे, 175% इजाफा। ये जो कैप्टिव पावर प्लांट्स हैं जो अभी भी इंपोर्टेड से सस्ती ले रहे हैं, इनके लिए 252% इजाफा, अच्छा खासा इजाफा है।
जो एक्सपोर्ट है और कैप्टिव एक्सपोर्ट है उसके लिए भी इन्होंने कोई अच्छा खासा इसी तरीके से कुछ 300% के करीब इजाफा किया है। सीमेंट 350% उसकी गैस की कीमतों में इजाफा हुआ है। तो अब सीमेंट जो है, अगर सीमेंट के हम रेट अगर देख लेते हैं, अब सीमेंट 4400 रुपया उसका रेट है गैस का, मतलब आपकी एलएनजी से भी महंगा है। आप सीएनजी कौन इस्तेमाल कर रहा है? टैक्सी वाला इस्तेमाल कर रहा है, या वो बंदा इस्तेमाल कर रहा है जो इसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कोई पेट्रोल डलवा सके। जो सीएनजी की कीमत है वो 3750 आरएलएनजी के बराबर। चले आप चूंकि गैस है नहीं उसकी, इतनी डिस्क्रिमिनेशन है, एटलीस्ट एक यूनिफॉर्म कोई रेट्स होने चाहिए कम से कम। इतनी जो डिस्क्रिमिनेशन है, इट डजंट मेक एनी सेंस, मतलब है ना कि आप इस तरीके से कर रहे हैं। तो हमने वो जो तेल की कीमतों में भी जो ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट ने इजाफा किया, अगेन आई थिंक इसमें भी ऑप्शन तो नहीं था गवर्नमेंट के पास। मेरे ख्याल में शुरू में तो केयर टेकर ने गवर्नमेंट ने ज़ाहिर बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल जो प्राइस नीचे जा रही थी तो रिलीफ पास ऑन किया, बट अब एक महीने के अंदर दूसरी मरतबा दे हैव रेज्ड यू नो दी प्राइसेस। तो ये ट्रेंड आगे भी ऐसा ही रहेगा जब नई गवर्नमेंट आएगी, या बिकॉज ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन द इंटरनेशनल। दो फैसले हैं बुनियादी। एक तो जो आलमी कीमत है वो आपने पास ऑन करनी है, और उसमें फिर आपका एक्सचेंज रेट का भी इंपैक्ट आ जाता है। अगर रुपया मुस्तहकम है तो कम इंक्रीज होगा, नहीं मुस्तहकम तो ज्यादा इंक्रीज है। दूसरा इसमें यह कि पेट्रोलियम लेवी 60 रुपए फी लीटर वो आपने रिकवर करनी है। अब उस लिहाज से तो ये ठीक हो रहा है, काम करना पड़ेगा, मजबूरी है, टैक्सेस भी लेने, जीएसटी नहीं है इसके ऊपर पेट्रोलियम लेवी लगा दी है। जो चीज आगे आके इस रेट को और ज्यादा खराब कर सकती है वो रुपया कैसे बिहेव करता है जब नई गवर्नमेंट बनेगी और उसके आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात होंगे, आईएमएफ का क्या व्यू पॉइंट होगा पाकिस्तान के एक्सचेंज रेट रिजीम के ऊपर, वो जो है वो इस चीज को डिटरमिन करेगा कि ये किधर जा रहा है। आज जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स बेसिक इन्फ्लेशन का भी रेट आया है, वो भी 34% के ऊपर वो महंगाई की शरह, उसमें हर तरह की जो खाने पीने की अशिया की जो कीमतें हैं उसमें अच्छा खासा जो है इजाफा हुआ है। तो आई डोंट सी एनी इमीडिएट रिलीफ इन इन्फ्लेशन, अभी ये चीजें जरा टाइट ही रहेंगी। चलें यहाँ पे ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे एक बैंक फ्रॉड का जो एफआईए ने अनअर्थ किया, और इस हफ्ते जो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी है ऑन फाइनेंस वहाँ पर भी उसका तस्करा हुआ, और ये फ्रॉड था क्या और कितना ये इम्पॉर्टेंट है कि इस तरह की जो अगर फ्रॉड होते हैं तो उसकी रोकथाम की जाए। ब्रेक के बाद आपके साथ तमाम डिटेल्स शेयर करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। आप में से अक्सर लोग और अक्सरियत जो है यकीनी तौर पर जो अपनी जमा पूंजी है वो बैंकों में रखवाते हैं, आपके अकाउंट्स होते हैं, और उसका मकसद ये होता है कि जाहिर है कि जब आप के किसी भी बैंक में आप अपने जो हार्ड अर्न मनी वहाँ पे रखते हैं तो आपको ये तसल्ली होती है कि वहाँ पर आपका जो पैसा है वो महफूज है। लेकिन किसी दिन सुबह आप उठें, आपको ये पता चले कि जिस बैंक में आपका अकाउंट है और उसी बैंक के जो कुछ मुलाजमीन हैं उन्होंने आपके जाली साइन करके आपके नाम पर चेक बुक इशू करके चेक निकाल के आपकी जो हार्ड अर्न मनी है, जो जमा पूंजी है, वो निकाल ली है, तो आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा। जो मैंने आपको ये बताया, आज हम एक ऐसे ही केस के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे एक कमर्शियल बैंक ने जो उनके डिपॉजिटर्स थे उनको डिनाई किया अपनी जो हार्ड अर्न मनी थी, और ये मामला शहबाज जो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी है ऑन फाइनेंस उसमें ये टेकअप हुआ। तो ये केस है क्या, और यकीनी तौर पर काफ़ी क्योंकि आपका भी मेरा भी बहुत से लोगों का बैंक में आपका अकाउंट होता है और आप समझते हैं कि आपका सरमाया महफूज है, तो ये जो स्टोरी है ये यकीनी तौर पर इट्स अ कॉज ऑफ कंसर्न कि किसी के साथ भी हो सकता है। कामरान, एक तो मैं क्रेडिट दूंगा सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस को, उनके 6 साल पूरे होने जा रहे हैं और उनके 3 साल की टर्म होती है, कुछ वो रिटायर हो जाते हैं आफ्टर 6 ईयर्स, तो उनकी ये असेंबली सेनेट की जो भी टर्म है वो ख़त्म हो रही है आफ्टर असेंबली टर्म। उन्होंने काफ़ी काम इस तरह के किए हैं। इससे पहले भी एक फ्रॉड आया था इसी किस्म का था, एक और छोटे इस्लामिक बैंक में था, वो फैसलाबाद में केस हुआ था। वो फैमिली में कुछ उनके मिलिट्री के कनेक्शंस थे, उन्होंने वो कनेक्शन इस्तेमाल किए, स्टैंडिंग कमेटी को अप्रोच किया, उस बैंक को इसी स्टैंडिंग कमेटी में बुलाया गया, गवर्नर स्टेट बैंक को बुलाया गया और उनके पैसे वापस दिलवाए गए। सेम नेचर का ये फ्रॉड जो एक और जो इस्लामिक बैंक है उसके अंदर हुआ है, और ये भी छोटा बैंक है दुबई इस्लामिक बैंक, इसमें ये फ्रॉड हुआ। इसी में भी उसमें भी उसी तरह का जो है वो एलिगेशंस हैं, काउंटर एलिगेशंस हैं, डिफेंसेस हैं। अब ये बिफोर गोइंग टू द स्पेसिफिक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर केस, एक लग ऐसा रहा कि पूरे पाकिस्तान में कुछ रैकेट्स बने हुए हैं जो बैंक्स के जो डिपॉजिटर्स हैं
उनको वो टारगेट करते हैं। किस किस्म के लोग टारगेट हो रहे हैं, अभी जो ट्रेंड सामने आ रहे हैं, मेरी खबर छपने के बाद 2 अनरिपोर्टेड केसेस मेरे पास आए हैं। लोगों ने मेरे पास खुद उन्होंने डॉक्यूमेंट्स लेके आए हैं कि हमारे साथ भी फ्रॉड हुआ है, हमारी भी खबर करें। तो होपफुली हम इसको अगले प्रोग्राम में या अपने खबरों में भी इसका तस्करा करते रहेंगे। और चूंकि एक कमर्शियल बैंक एक नो गो एरिया भी बना हुआ है रिपोर्टिंग पर्पसेस के लिए, एडवर्टीजमेंट अपने आर्म यूज करते हैं, प्रेशर टैक्टिक्स यूज करते हैं, इसके बावजूद कोई ना कोई काम हो जाता है। खासतौर पर जब स्टैंडिंग कमेटी के पार्लियामेंट के फोरम से है तो उसकी हमारी भी बचत हो जाती है कि उन्होंने किया, हमने तो नहीं किया। कमिंग टू द पॉइंट, किन लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है? वो पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर रहते हैं, ज्यादातर पाकिस्तान भी रहते हैं, मुल्क से बाहर भी रहते हैं, और ज्यादातर वो इमिग्रेंट्स हैं आपके, उनके अकाउंट्स जो पाकिस्तान में है उनमें वो डॉलर अकाउंट, इस केस में डॉलर निकलवाए गए हैं। अच्छा, डॉलर, ठीक है, डॉलर की इक्विवेलेंट मनी निकलवाई गई है। उनके साथ फ्रॉड हो रहा है। या वो लोग जो इन बैंक्स वालों को पता होता है ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, इनको अपने अकाउंट की ज्यादा डिटेल नहीं पता, उनको आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है, उस किस्म के लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है। जो इसमें ज्यादा खतरनाक बात है कि इसमें लग ऐसा रहा है कि हमारी जो एजेंसीज हैं जिनका काम है ये व्हाइट कॉलर क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करना, उनके लोग भी मुलव्वस होते हैं, बैंकों के लोग मुलव्वस होते हैं, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान साइलेंट स्पेक्टेटर का रोल प्ले कर रहा है। नाउ दिस केस, ये कोई एक केस इनके पास पिटीशन आई स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस के पास कि एक फैमिली है और फैमिली ने खुद अप्रोच किया कि उनके 6-7 मेंबर्स जो हैं फैमिली के, उनके बैंक अकाउंट से दुबई इस्लामिक बैंक में, और उन्होंने कहा जी कि उनकी अथोराइजेशन के बगैर बोगस चेकबुक्स इशू हुई, बोगस फेक साइन हुए और बोगस चेक्स कैश हुए, और वो उनके अकाउंट से कुछ 410 मिलियन रुपए की इक्विवेलेंट पैसा निकलवाया गया। उनके बकौल 2017 से ये फ्रॉड चल रहा था, और बैंक के साथ उनकी जो कॉरेस्पॉन्डेंस हुई गालबन 2022 में उनको शायद पता चला, तो वहां से वो चीजें पिकअप होना शुरू हुई। कमेटी के पास मामला आता है, और मामला वो लोग FIA में भी जाते हैं। अभी जो FIA के एडिशनल DG हैं, डायरेक्टर जनरल, वो सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस में है। उन्होंने बताया कि जी हमने फोरेंसिक ऑडिट करवाया था, फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई है, और उसमें ये बात साबित हो चुकी है कि ये जो बैंक के कुछ एम्प्लॉइज थे उन्होंने फेक चेकबुक्स, फेक सिग्नेचर और फेक चेक इनकैशमेंट की है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक सवाल जरूर करूंगा। आपने कहा कि 6 लोगों के एक ही खानदान के अकाउंट थे, 2017 से लेकर और 2022 तक ये फ्रॉड एलिजिडली होता रहा। अब इसमें आपको पता है कि आजकल बैंकिंग जो सिस्टम है वो बड़ा एडवांस है। आपको मसलन आप कोई भी जो ट्रांजैक्शन करते हैं, आपके पास SMS अलर्ट है, आपके पास ईमेल में फौरन वो अपडेट आ जाती है, फिर ऑनलाइन आप अपना जो एक्टिविटी है उसको मॉनिटर कर सकते हैं। तो क्या जो लोग वो बैंक जो जिनके अकाउंट्स थे, क्या उन्होंने बिल्कुल इसकी चेक नहीं किया कि अगर उनके अकाउंट से एक अनयूजुअल मूवमेंट हो रही है, वो पैसे विड्रॉ नहीं कर रहे, पैसे विड्रॉ हो रहे हैं, तो ये कैसे, मतलब वो बिल्कुल इस सारे मामले से बेखबर रहे? ये टेक्निक इनकी देखे ना कि ये पाकिस्तानी जो थे ये मुल्क से बाहर थे, ठीक है। अब उनकी जो रेगुलर सर्विस है, अगर यूफोन का किसी भी कंपनी का कोई अगर उनकी सिम है वो तो वहां पे वर्क नहीं कर रही ना, तो अगर कोई मैसेज गया उनको पता नहीं चला। एक और जो टेक्निक यूज हो रही है, जो एक नया केस भी है, उसको हम देख रहे हैं, अगर उसको कोई सोल्यूशन नहीं होता तो हम अपने प्लेटफॉर्म पे ले आएंगे। आपके एक मोबाइल नंबर है, उसके ऊपर आपका अकाउंट में वो नंबर रजिस्टर्ड है कि इस नंबर के साथ आपकी एक्टिविटी होगी, उसके लिए वो एक्टिविटी आपसे नहीं करते, उसे आइडेंटिकल एक नंबर क्रिएट किया जाता है, वो बैंक में रजिस्टर करवाया जाता है, उसको अंदर से इंफॉर्मेशन दी जाती है कि आपका पासवर्ड ये आप ये चीजें आप ये बताएंगे तो आपका नंबर चेंज हो जाएगी, अंदर से बैंक के अंदर से इंफॉर्मेशन आती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी सिम का नंबर 0346 से स्टार्ट होता है, तो और आगे नंबर 123456 है, तो 123456 सिमिलर रहेगा, वो 0346 को 0345 कर लेंगे, 0316 कर लेंगे। अगर तो बैंक खुद मिला हुआ है तो इसके लिए वो चेंज करना टाइम खत्म हो रहा है। इसमें एक चीज जो एक्टिंग चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे दुबई इस्लामिक बैंक के, उन्होंने डिनाई किया है। उन्होंने कहा जी कि हमने खुद ये केस पकड़ा है, अच्छा, और हमने इस केस को 2022 में पकड़ा और पकड़ के जो एम्प्लॉय था उसको सैक किया है और इनको कोई 20 मिलियन की पेमेंट भी की है, बट वो जो इनका 410 मिलियन का जो क्लेम है उसको वो नहीं मान रहे। इसको इस व्यू को स्टैंडिंग कमेटी ने नहीं माना और FIA को कहा कि आप इस इन्वेस्टिगेशन को फर्दर आगे लेकर चलें। इसको हम फॉलो करते रहेंगे और भी इस तरह के जो केसेस आएंगे उनको भी देखेंगे। बहरहाल प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। मुझे कामरान यूसुफ और शहबाज राना को अब इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।